Assalamualaikum. Welcome to Recipe Talk. Recipe Talk is an high known initiative. ये एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज़ है जहाँ पे एक्सपर्ट पल्मोनोलॉजिस्ट से सांस से जुड़ी तकलीफ और बीमारियों के बारे में हम आपको आगाही फराहम करेंगे। आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल सलाहुद्दीन, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट सैफी हॉस्पिटल कराची। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, एज़मा के बारे में आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल पूछे। सर, एज़मा क्या है और उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए? एज़मा एक तरह से सांस के नाली के अंदर वरम होता है और वो किसी बाहर की चीज़ों की वजह से होता है, जैसे धूल मिट्टी की वजह से, किसी एलर्जेंस की वजह से होता है। और इसकी मैनेजमेंट का तरीका ये है कि इसको एक तो ये है कि जी डॉक्टर के साथ मिला जाए जब भी आपको ये सिम्टम्स के हो, सांस फूलना, ठीक है, खांसी का होना। उसके बाद किसी डॉक्टर अपने जीपी से मिले। ज़्यादातर यही होता है कि वो लोग ही पहले ट्रीट कर लेते हैं। अगर उनसे नहीं होता और आपके सिम्टम बरकरार रहते हैं तो फिर किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट जो सीने के अमराज का माहिर होता है उनसे मुलाकात किया जाए ताकि वो आपको सही तरह डायग्नोस कर सकें, ठीक है, और सही तरह दवाई दे सकें। सर, अभी आपने बात की कि क्या कहते हैं, एज़मा किसी न किसी चीज़ के ट्रिगर का जब आपके साथ एक्सपोजर होता है तो होते हैं, वो ट्रिगर्स कौन से हैं और उन ट्रिगर से किस तरह से बचा जा सकता है? अच्छा, ट्रिगर आम ज़बान में हम इसको बोलते हैं एलर्जेंस बोलते हैं, जो धूल मिट्टी की सूरत में हो, किसी खुशबू की सूरत में हो, परिंदों की वजह से हो, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ गर्द गुबार ज़्यादा हो उसकी वजह से भी होते हैं, मिट्टी का उड़ना, ठीक है, आम ज़बान में। दूसरा, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे इस किस्म का एक्सपोजर, धुएँ का एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है ये। और शुरू में यही होता है कि नज़ला खांसी का होना, गले में सोजिश होना, उसके बाद पे ये बढ़ना शुरू हो जाता है। सर, क्या तमाम एलर्जीज़ जो हैं वो आगे जाके एज़मा में कन्वर्ट होती हैं? नहीं, तमाम एलर्जीज़ तो नहीं होती। एलर्जीज़ एक आम है जो हर आदमी के ज़बान पे है कि मुझे एलर्जी हो गई। चमड़ी की एलर्जी का अलग नाम दिया हुआ है, ठीक है, नाक की एलर्जी का अलग नाम है, आँखों की एलर्जी का अलग नाम है। अगर वो एलर्जी आपके सांस की नाली को अगर मुतासर कर रही है तो ये एज़मा में होता है ये। और ज़्यादातर ये होता है कि वो नाक, कान और उस पर चला के रुक जाता है और सीने पे कम जाता है। हाँ, अगर वो सीने पे चले गए ये एलर्जन तो फिर वो एज़मा में कन्वर्ट हो सकता है। सर, क्या एज़मा कभी ख़त्म हो सकता है? एज़मा ऐसी बीमारी है जो आपको, अगर जैसे एलर्जी की बात कर रहा था मैं, उसकी वजह से होती है। अगर वहाँ पे आप मौजूद है जहाँ पे एलर्जेंस हैं तो ये आपके साथ मुस्तकिल रहती है। और अगर वहाँ एलर्जेंस को आप ख़त्म किया कर दिया जाए, ये उससे बचा जा सका, तो एज़मा आपसे बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। हम ऐसी बात करते हैं जहाँ पे धूल मिट्टी है, जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ आलूदगी है, वहाँ पे मरीज़ जो है वो उसके साथ रहता ही है, उसके साथ उसको दवा लेनी पड़ती है। हाँ, अगर उस जब माहौल से वो हट जाए, साफ माहौल में चले जाएँ जहाँ पे एलर्जेंस ना हो, तो इससे मुस्तकिल छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सर, एज़मा को ट्रीट करने की कितनी तरह की दवाएं जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं? एज़मा को ट्रीट करने के दो तरीके। एक तो ये है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है, जो इमरजेंसी में हो या जिस वक्त जो है सांस का दमा का अटैक हो उस वक्त होता है। उसमें कुछ गोलियां की सूरत में होगा और कुछ नेबुलाइज़र की सूरत में होता है, इंजेक्शन की सूरत में भी होता है। नेबुलाइज़र एक आसान है जो हर इमरजेंसी के अंदर या घर में भी रखा जा सकता है, जो हमें इमरजेंसी की सूरत में फ़ौरन इनको दिया जा सकता है और फ़ौरन जो है आराम आ जाता है। और दूसरा जो होता है वो हम कंट्रोलर कहते हैं, जो इन्हेलर की सूरत में, ये एक ड्राई पाउडर आता है, उसकी सूरत में हम दिया जाएंगे। उससे ये होता है कि वो मुस्तकिल लंबे अरसे के लिए उससे बेहतर हो जाता है, उससे कंट्रोल भी होना शुरू होता है। सर, क्या जो एज़मा की दवाएं हैं वो एडिक्टिव होती हैं? पहले ये कहा जाता था, ये मिसकॉन्सेप्शन है कि ये एडिक्टिव होती है, एक दफ़ा ले लिया जाए तो वो मुस्तकिल लेना पड़ता है, क्योंकि वो उस वक्त डिलीवरी हमारे मौजूद था। जिस हम बात करें 10-15 साल पहले की बात करें तो हम हमें सिर्फ डिलीवरी होते थे, जो एक दफ़ा इस्तेमाल करने मरीज़ सही हो जाता था तो वो इस्तेमाल करता ही चला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो दवाई आई हैं वो कंट्रोलर की सूरत में आई हैं और उसको इस्तेमाल करने का ये है कि दिन में एक दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है और उसकी एडिक्शन नहीं होती। इसीलिए वो आप मरीज़ रिलीफ महसूस करता है तो क्या मुझे बेहतर हो गया है, तो वो उसको इस्तेमाल करते चले जाते हैं। इसी तरह ये है जो दूसरे अमराज है, जो मुस्तकिल अमराज है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दवाई लेते हैं सही हो जाते हैं, दवाई छोड़ते हैं वापस हो जाते हैं। सर, एज़मा में और एलर्जी को किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाए? एलर्जी किसी बाहर की चीज़ एलर्जेंस की वजह से होता है। अगर वो एलर्जन आपके लंग्स को या फेफड़े को मुतासिर करें, उसमें सूजिश करें, वरम करें, सांस की नाली को तंगी करें, तो उसको एज़मा कहते हैं। सर, क्या ज़रूरी है कि क्या कहते हैं, अगर आप जब भी उस ट्रिगर से एक्सपोज होंगे तो आपको एज़मा का अटैक आएगा? हो सकता है, लेकिन उस सूरत में जब आप कंट्रोलर मेडिकेशन पर नहीं होंगे,
हाँ, अगर आप सिर्फ रिलीवर ले रहे होंगे, ठीक है, या दवाई कुछ भी नहीं होगा, अगर आप उसी ट्रिगर्स पे तरफ जाएंगे, उसी एलर्जेंस की तरफ जाएंगे, तो आपको अटैक हो सकता है। शुरुआत में हल्का अटैक होगा, अगर आपने दवाई ले ली तो वो सही हो जाएगा। अगर दवाई नहीं ली और मुस्तकिल एलर्जी में रहें तो फिर ये मुस्तकिल होता चला जाएगा और सीवियर अटैक हो जाएगा। सर क्या एज़मा जो है वो एज रिलेटेड है? एज़मा एज रिलेटेड नहीं है, ये बच्चों में भी होता है, नौजवानों में भी है, बूढ़ों में भी है। बच्चों में ये होता है कि जल्दी से रिलीफ हो जाता है, ठीक है, हल्की फुल्की मेडिसिन देने से, रिलीवर देने से बेहतर हो जाता है। नौजवानों में भी इसी तरह ही होता है कि लेकिन जब मर्स बढ़ता चला जाता है तो बूढ़ों के अंदर इनको रिलीवर से बड़ी मुश्किल से वो कंट्रोल में आता है। सर क्या स्मोकिंग का कोई रोल है एज़मा के लिए? डायरेक्टली रोल हम बोलेंगे नहीं है, पैसिव है। यानी कि अगर कोई दूसरा आदमी स्मोक कर रहा है और जो एज़मा का पेशेंट है उसको अगर स्मोक्स के साथ एलर्जेंस है, स्मोक से उसको एलर्जी होती है, तो उसको अटैक हो सकता है। अगर कोई एज़मा का मरीज़ है और खुद स्मोकिंग कर रहा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अटैक होता है कि वो मुस्तकिल अमराज में वो एज़मा से निकल के क्रॉनिक एज़मा के अंदर भी चले जाता है। बिल्कुल सही। सर इन दी एंड कोई आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैसेज देना चाहें? मैं ये बोलना चाहूँगा कि तमाम सांस फूलने का मर्ज जो है वो एज़मा नहीं होता, लेकिन बहुत सारा सांस फूलने का जो मर्ज है जिसको मरीज़ समझते हैं कि मुझे किसी दिल की वजह से, किसी और वजह से हो रहा है, वो एज़मा हो सकता है। तो सांस फूलने को अब छोटा ना समझें, ठीक है, किसी भी डॉक्टर के पास ज़रूर जाए, ख़ास तौर पर पहले अपने जो फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, उनसे फ़र्क नहीं होता तो चेस्ट के स्पेशलिस्ट को भी दिखाएं। और अगर एज़मा आपको लग गया कि हाँ एज़मा है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, उसका सही मुकम्मल इलाज करें, मुस्तकिल जो है वो एक डॉक्टर अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट में रहें, तो ये ऐसे करके बहुत बेहतर हो जाता है। जो शुरू में दवाइयाँ आपको ज़्यादा दी जाती है, आपको लगता है कि बहुत दवाइयाँ लग रही हैं और मुझे इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करना है, तो ऐसा नहीं है, दवाइयाँ कम होती चली जाती है, बेहतर हो जाती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।